हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर भी हम ऑलरेडी 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का हमारा 6th डे है जिसके अंदर हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कंपनीज क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको कंपनी का थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। मैं 2 मिनट लूंगा थोड़ा सा कंपनी को नॉर्मली एक्सप्लेन करने में। स्टूडेंट्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा एक ही इंडिविजुअल पैसा लगा रहा है। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा इंडिविजुअल लगा रहे हैं, बट ज्यादा से ज्यादा 50 लोग पैसा लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उसमें अगर हम ग्रो करना चाहें बहुत लार्ज स्केल पे तो ग्रो कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम अनलिमिटेड लेवल तक ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनेंस भी हमारे पास अनलिमिटेड होना चाहिए। और अनलिमिटेड फाइनेंस हम जब रेज कर सकते हैं जब हम अनलिमिटेड लोगों से पैसा रेज कर सकें। तो अनलिमिटेड लोगों से पैसा रेज करना खाली कंपनी में ही पॉसिबल है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पॉसिबल नहीं है, पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, अगर हमें बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे काम करना है तो बेसिकली हमें कंपनी को बनाना पड़ेगा। कंपनी बनाने के लिए बेसिकली हमें करना क्या पड़ता है, हमें काफी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। इंडिया के अंदर कंपनी से रिलेटेड जो रूल्स गिवन है वो गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में। तो उस एक्ट के अंदर हमें कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो शुरू में एक इंडिविजुअल जो कंपनी को बनाने के लिए सारे एफर्ट्स करेगा उसको प्रोमोटर कहा जाता है। तो प्रोमोटर सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके सारी फॉर्मेलिटीज करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाता है, और रजिस्ट्रार को अगर लगता है कि इसने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया है तो रजिस्ट्रार हमें एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। जैसे ही कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। और कंपनी का एग्जिस्टेंस फिर उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से अलग होता है, जिसको हम सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। अब कंपनी बनने के बाद मार्केट से पैसा रेज करा जाता है शेयर्स इशू करके। तो 2 टाइप की कंपनी अभी हम बाद में करेंगे, एक प्राइवेट कंपनीज और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होते हैं 200 तक, और पब्लिक कंपनी के अंदर हम कितने भी लोगों से पैसा ले सकते हैं। तो जनरली जब हम कंपनीज की भी बात करेंगे तो हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनीज की जनरली हम बात नहीं करेंगे। तो अब हमने अनलिमिटेड लोगों से पैसा लेना है तो मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं और पब्लिक हमारे शेयर्स परचेज करती है। हम शेयर की एक वैल्यू रखते हैं जिसको फेस वैल्यू बोला जाता है। सपोज हमने एक शेयर 100 रुपए का रख दिया और ऐसे 1 करोड़ शेयर मार्केट में निकाल दिए, तो कोई इंडिविजुअल 1000 शेयर खरीद लेगा, कोई 2000 खरीद लेगा, कोई 5000 खरीद लेगा। ऐसे पब्लिक हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो जो शेयर्स खरीद के हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा उसको शेयर होल्डर कहा जाएगा। और शेयर होल्डर का स्टेटस कंपनी में ओनर का होता है, उसको मालिक कह देते हैं कंपनी का। बट कंपनी के अंदर इतने सारे मालिक हैं, इतने सारे ओनर्स हो गए, उनके लिए कंपनी को मैनेज करना आसान नहीं है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टर्स कहा जाता है, जिनको कलेक्टिवली हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल देते हैं। तो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर जो कंपनी को चलाया जाएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे। शेयर होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो रूटीन में आके कंपनी की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस कर सके। हर साल शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होगी जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहा जाता है। उसमें डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को सारी इंफॉर्मेशन देंगे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लिए जाएंगे। तो बच्चों, इस तरीके से कंपनी जो है वो बनती है। शेयर होल्डर्स उसके मालिक हैं, ओनर्स हैं, और उनको उसके ऊपर डिविडेंड्स मिलता है, बट उनके पास ये राइट नहीं है कि वो कंपनी को आके मैनेज कर सकें। कंपनी को मैनेज करने का राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। और जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में करा कि सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाए, पार्टनर को कुछ हो जाए तो बिजनेस बंद हो जाता था, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर मेंबर्स को कुछ भी हो जाए बिजनेस बंद नहीं होता, क्योंकि शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसके शेयर्स आगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कंपनी बन जाएगी
उसका एक लीगल एग्जिस्टेंस अलग से आ जाएगा और उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कह देते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जैसे एक पर्सन कोई भी चीज खरीद सकता है, कोई भी चीज बेच सकता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैसे कंपनी भी कर सकती है। बट कंपनी आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो नेचुरल पर्सन की तरह सांस नहीं ले सकती, चल नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा कंपनी के बारे में है। अब देखते हैं कंपनी की डेफिनेशन है क्या। तो स्टूडेंट्स कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने अभी बताया आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से अलग है। मतलब कंपनी जो करेगी उसके लिए मेंबर्स को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। अगर किसी ने केस करना है तो वो कंपनी के अगेंस्ट केस करेगा, वो मेंबर्स के अगेंस्ट केस नहीं करेगा। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस है, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस मेंबर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेंबर्स को कुछ भी होता रहे, कंपनी बंद नहीं होगी। एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी की एक ऑफिशियल स्टैंप होती है जिसको आप कॉमन सील बोल देते हैं, जो हर एक डॉक्यूमेंट पे लगी होनी चाहिए। अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी की कॉमन सील नहीं लगी होगी तो कंपनी उस डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये सभी हम फीचर्स के अंदर भी अभी हम करेंगे। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज बनेंगी उसके लिए जो रूल्स गिवन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गिवन है। एज पर सेक्शन 220 ऑफ द एक्ट 2013, कंपनी का मतलब क्या है? अ कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमने रजिस्टर्ड करवाई है, और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट, 2013 से पहले एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था 1956। तो अगर हमने कोई भी कंपनी बनाई है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड करवाया है या उसको कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड करवाया है तो उसको हम कंपनी कहेंगे। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। अभी मैंने आपको बताया, सपोज हमें मार्केट से 100 करोड़ रुपीस रेज करने हैं तो हम 100 रुपए का एक यूनिट बना देंगे, उस एक यूनिट को हम शेयर कहेंगे। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको शेयर्स कहते हैं, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर। तो अगर कोई कंपनी में शेयर्स खरीदता है और उसको अपने शेयर्स को आगे किसी फर्दर दूसरे इंडिविजुअल को बेचना है तो वो आसानी से बेच सकता है। मैंने अभी आपको बताया था एक प्राइवेट कंपनी होगी, एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को बेचने पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट पब्लिक कंपनी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सपोज आपने किसी कंपनी के अंदर शेयर में पैसा लगाया और आपको लगता है कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, तो आप मार्केट में जाके उन शेयर्स को बेच सकते हो और अपना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। पब्लिक कंपनी में शेयर्स को बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहां पर बेसिकली कंपनी सुटेबल होती है जब आपको बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे काम करना है और बहुत ज्यादा लोगों से पैसा रेज करना है, तो वहां पर हम प्रेफर करते हैं कि हम कंपनी बनाएं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कंपनी के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मींस इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो नेचुरल पर्सन की तरह चल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती और काम नहीं कर सकती। बट पर्सन इसलिए है क्योंकि वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। कंपनी जो है वो लॉ के थ्रू क्रिएशन में आती है एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। और कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने मेंबर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लॉ के थ्रू मतलब रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको लीगली कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसके बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। लाइक नेचुरल पर्सन अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी। जैसे नेचुरल पर्सन कोई चीज खरीद सकते हैं, इनकर डेट लायबिलिटीज इनकर कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, स्यू एंड बी स्यूड, किसी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, कोई उनके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो वैसे ही कंपनी के अगेंस्ट भी कोई भी केस कर सकता है। बट अनलाइक देम, लेकिन नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी कैन नॉट ब्रीथ, सांस नहीं ले सकती, खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। देन स्टूडेंट सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस से अलग है।
कंपनी के जो काम है उसके लिए मेंबर्स को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। कंपनी जो करेगी, अगर किसी ने केस करना है तो वो कंपनी के अगेंस्ट केस करेगा। कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज कंपनी के हैं, मेंबर्स का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून की नजरों में कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है और उसके मेंबर्स का एग्जिस्टेंस अलग है। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी बनेगी, कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स। कंपनी का जो लीगल एग्जिस्टेंस होगा वो अपने मेंबर्स के लीगल एग्जिस्टेंस से अलग होगा। इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स। कंपनी के जो एसेट्स हैं, कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं, वो मेंबर्स के एसेट्स और लायबिलिटीज से अलग है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में करा था कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स का लीगल एग्जिस्टेंस अपने बिजनेस से अलग नहीं होता, बट कंपनी के अंदर मेंबर्स का एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है। कंपनी के कामों के लिए मेंबर्स को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। देन फॉर्मेशन, कंपनी जो बनेगी वो बनती कैसे है? कंपनी को बनाना एक तो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है। उसके अलावा कंपनी को बनाने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आप कंपनी को नहीं बना सकते। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, मैंने बताया बहुत लेंथी प्रोसीजर है, टाइम बड़ा लगता है, एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चे करने पड़ते हैं और बड़ा ही मुश्किल प्रोसीजर है कंपनी को बनाने का। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। एक जो कंपनी को बनाने के लिए एफर्ट्स करेगा, जिसको हम प्रमोटर कहेंगे, प्रमोटर बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। एंड कंप्लायंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज लॉ। मैंने आपको बताया था इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आपको कंपनी को बनाना है तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आप कंपनी को नहीं बना सकते। तो कंपनी को जो बनाना है तो उसके लिए आपको बड़ा लेंथी, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आप कंपनी को नहीं बना सकते। देन परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंपनी चलती रहेगी चाहे मेंबर्स को कुछ भी हो जाए। सारे के सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाए, चाहे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी डेथ हो जाए, तब भी कंपनी चलती रहेगी। अगर मेंबर्स की डेथ होगी तो उनके शेयर्स आगे उनको फर्दर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पास ऑन हो जाएंगे, वो नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, तो कंपनी नहीं बंद होती। लॉ के थ्रू ही कंपनी बनी थी और लॉ ही उसको बंद कर सकता है। एक प्रोसीजर होता है जिसको वाइंडिंग अप करना कहते हैं। तो कानून अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे कि कंपनी को बंद करो, तो एक लीगल प्रोसीजर है वाइंडिंग अप, उसको फॉलो करके ही कंपनी को बंद किया जा सकता है। मेंबर्स की लाइफ या डेथ से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अ कंपनी बीइंग द क्रिएशन ऑफ लॉ कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय द लॉ। कानून ही कंपनी को बना सकता है, कानून ही कंपनी को बंद कर सकता है। It will only cease to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed. कंपनी को बंद करने का एक लीगल प्रोसीजर है जिसको वाइंडिंग अप करना कहते हैं। तो वाइंडिंग अप करके ही आप कंपनी को बंद कर सकते हैं, वैसे कंपनी बंद नहीं होगी। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी चलती रहेगी। देन कंट्रोल। अब कंपनी का कंट्रोल किसके हाथों में है? अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, बट शेयर होल्डर्स कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करते हैं जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को कंट्रोल करेंगे, हाँ, लेकिन वो अकाउंटेबल हैं शेयर होल्डर्स की तरफ। जो भी वो काम करेंगे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में उनको शेयर होल्डर्स को सब कुछ बताना पड़ेगा। और शेयर होल्डर्स अगर उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको हटा भी सकते हैं वोट डाल के। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने आपको बताया कंपनी को चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस। जो भी टॉप मैनेजमेंट पे लोगों को रखना है वो सारा कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द डायरेक्टर्स आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी। मैंने बताया डायरेक्टर्स रूटीन का काम करेंगे, बट वो अल्टीमेटली अकाउंटेबल किसकी तरफ रहेंगे? शेयर होल्डर्स की तरफ रहेंगे। The shareholders do not have the right to be involved in the day-to-day running of the business. वो मैंने आपको बता दिया। शेयर होल्डर्स जो हैं वो रूटीन में बिजनेस में आके इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। रूटीन में कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चलाएंगे। देन लायबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कंपनी का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है जितने उन्होंने पैसे लगाए हैं। सपोज एक इंडिविजुअल ने कंपनी के अंदर 2000 शेयर्स खरीदे और एक शेयर 10 रुपए का है, तो अब उसकी टोटल लायबिलिटी 20,000 रुपए है। अगर कंपनी को ज्यादा लॉस भी हो जाएगा तब भी कंपनी उससे 20,000 रुपीज से ज्यादा नहीं ले सकती। मतलब जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेफ है, उस पर कोई रिस्क नहीं होगा। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। जितनी हमने कंपनी में कैपिटल लगाई है, हमारी लायबिलिटी बस उतनी ही रहेगी। The members can be asked to contribute the loss only to the extent of unpaid amount of the shares held by them। जितना अनपेड अमाउंट उनका शेयर का है, जैसे कि एक अक्षय है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, 2000 शेयर हैं उसके पास, 10 रुपए का शेयर है, उसने ऑलरेडी 7 रुपीज पर शेयर दे दिया। मतलब अब उसकी लायबिलिटी जो रहेगी वो खाली 6,000 रुपीज की रहेगी, जो अनपेड अमाउंट है उसके शेयर्स पे। उसने 7 रुपीज पर शेयर दे दिया है, तो 2000 शेयर्स पे 3 रुपए उसके रहते थे, तो अब उसकी लायबिलिटी खाली 6,000 रुपीज की है। कंपनी में ज्यादा भी लॉस हो गया तब भी कंपनी उसको 6,000 रुपए से ज्यादा और नहीं मंगवा सकती। तो बहुत कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहेगी, उसको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपनी को ज्यादा लॉस हो जाए तब भी। देन कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ऑफिशियल स्टैंप, ऑफिशियल सिग्नेचर। स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, दो अलग अलग से एनसीईआरटी के अंदर दो अलग अलग से कंसेप्ट्स गिवन है। कई एनसीईआरटी जो पुरानी है उसमें है कि कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट अगर हम लेटेस्ट एनसीईआरटी जो नेट पे पब्लिश्ड है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें क्लियर गिवन है कि कंपनी का अपना कॉमन सील होना जरूरी है। अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, जो स्टूडेंट्स पुरानी एनसीईआरटी से करेंगे उनको लगेगा कि कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी। नए अगर नेट में से एनसीईआरटी निकाल के देखते हैं तो वहां पर है कि कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए। तो अभी हम लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से चलेंगे। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन कॉमन सील दैट एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। हर एक कंपनी की एक कॉमन सील होनी चाहिए। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे कंपनी की कॉमन सील या ऑफिशियल स्टैंप जो है वो नहीं लगी है तो कंपनी उस डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देन रिस्क बियरिंग, ये अंडरस्टूड सी बात है। रिस्क स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो यहां पर बर्डन कम है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी पे सारा बर्डन था। पार्टनरशिप के अंदर 8-10 पार्टनर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स होंगे, उन पे बर्डन पड़ता था। बट यहां पर तो हजारों लाखों लोग हैं जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं, तो बर्डन सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिस्क हर एक का बड़ा कम है। द रिस्क ऑफ लॉस इन अ कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सभी का रिस्क है। In the face of financial difficulties, all shareholders have to contribute to the debts to the extent of their shares। जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है उतना उनको लगाना, बिजनेस को देना पड़ेगा, तो रिस्क बढ़ गया। The risk of loss gets spread over a large number of shareholders। तो जो रिस्क है बहुत ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल को रिस्क कम फेस करना पड़ेगा। पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता था। देन इसके कुछ अब बेनिफिट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इतने फीचर्स कर लिए, फीचर्स से आपको बेनिफिट समझ में आ ही गए होंगे। पहला बेनिफिट है लिमिटेड लायबिलिटी, कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सेफ है, कंपनी में लॉस ज्यादा भी हो गया, जितना हमने पैसा लगा रखा है वही डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। द शेयर होल्डर्स आर लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। अभी हमने एग्जांपल लिया था, जितना शेयर्स के ऊपर हमारा अनपेड अमाउंट बैलेंस पड़ा है वो हमें देना पड़ेगा। जैसे एक इंडिविजुअल ने 2000 शेयर्स लिए, एक शेयर 10 रुपए का था, तो उसकी टोटल लायबिलिटी 20,000 थी। 7 रुपीज वो पे कर चुका है, मतलब 14,000 वो दे चुका है, तो अब उसको खाली 6,000 और देने हैं, उससे ज्यादा कंपनी उससे नहीं मंगवा सकती। ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज्ड टू सेटल द डेट्स, लीविंग द ओनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। जो ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई रिस्क नहीं है। दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय द इन्वेस्टर, तो इससे रिस्क कम हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में तो पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता था, बट कंपनी के अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं है। जो पैसा कंपनी में लगाया बस वही रिस्क पे आएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बड़ा इजी है। आपका कंपनी में आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, अब आपका मन है कि नहीं हम उन शेयर्स को बेच के कंपनी से बाहर होना चाहते हैं, तो आप कभी भी अपने शेयर्स को बेच सकते हो। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम अभी बाद में करेंगे, बट पब्लिक कंपनी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट
and as such can be easily converted into cash in case the need arises. तो पब्लिक लिमिटेड के कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को आप कभी भी बेचना चाहें आसानी से बेच सकते हैं. दिस अवॉइड्स ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, फंसेगा नहीं. आपको जब भी जरूरत है, आपको लगता है मुझे पैसा चाहिए, आप स्टॉक मार्केट में जाओ और आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, आपको आपका पैसा साथ के साथ मिल जाएगा. देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस, ये भी एक कंपनी का बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी की लाइफ स्टेबल है, उसकी लाइफ मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, मेंबर्स को कुछ भी हो जाए कंपनी बंद नहीं होगी. एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स. मेंबर्स को कुछ भी हो जाए कंपनी को कुछ नहीं होगा. कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई. सभी मेंबर्स की डेथ हो जाए तब भी कंपनी बंद नहीं होगी. सो इट कैन बी लिक्विडेटेड ओनली एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. अभी मैंने आपको बताया एक लीगल प्रोसीजर है जिसको कि वाइंडिंग अप कहा जाता है. तो अगर आप लीगल प्रोसीजर को फॉलो करोगे, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर फॉलो करोगे, तभी कंपनी बंद होगी. मेंबर्स की लाइफ या डेथ से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. देन स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना है आपको और पैसे चाहिए तो कंपनी के अंदर तो आप अनलिमिटेड पैसा रेज कर सकते हो. सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में फाइनेंस की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, तो जिससे अगर आपको एक्सपेंशन करना था तो आप लिमिटेड लेवल तक एक्सपेंशन कर सकते थे, बट कंपनी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, द कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. कंपनी के अंदर पैसों की अवेलेबिलिटी बहुत है. कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, जब भी चाहे पब्लिक से पैसा लेना चाहे ले सकते हैं. उसके अलावा बैंक्स वगैरह से लोन लेना भी कंपनी के लिए बड़ा इजी होता है. सो दस देयर इज अ ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन. तो कंपनी को अगर बिजनेस को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी को वो पैसा आसानी से मिल जाएगा. सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स थी, बिजनेस को एक लेवल से ऊपर लेके जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, बट कंपनी में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो कंपनी एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करेगी, क्वालिफाइड लोगों को जॉब देगी जिनको काम को बड़े अच्छे ढंग से करना आता है. मोर ओवर कंपनी में क्योंकि लार्ज स्केल पे काम हो रहा है तो काम को डिवाइड करके एक इंडिविजुअल को, एक स्पेशलिस्ट को ही काम दिया जाएगा जिससे काम को अच्छे ढंग से किया जाएगा. तो कंपनी को प्रोफेशनल ढंग से मैनेज किया जा सकता है. एक्सपर्ट लोग अपने अपने एरियाज में डिसीजन लेंगे जिससे कि अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे. A company can afford to pay high salaries to the specialist and professional. कंपनी के पास फाइनेंस बहुत होता है तो कंपनी स्पेशलिस्ट लोगों को लेके आ सकती है, उनको अच्छी सैलरीज दे सकती है. इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो कंपनी एक्सपर्ट लोगों को जॉब पे रखेगी जिसको अपना काम बड़े अच्छे से करना आता होगा. द स्केल ऑफ ऑपरेशन लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क. कंपनी इतना लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो काम को बांट दे सकती है, एक काम एक ही आदमी को करने के लिए देगी जिससे कि डिसीजन मेकिंग भी ज्यादा बैलेंस्ड होगी. हर कोई इंडिविजुअल अपने अपने एरिया में डिसीजन लेगा जिस एरिया में वो स्पेशलिस्ट है, तो ज्यादा अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे कंपनी के अंदर. देन कुछ कंपनी की कमियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं. पहली है कंप्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन. वो भी आपको मैंने बताया कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, बहुत टाइम लगता है, बहुत अमाउंट स्पेंड होती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तो बड़ा आसान नहीं है. बड़े एक्सपर्ट लोग हैं वही कंपनी को बना पाते हैं. नॉर्मल इंडिविजुअल्स जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए कंपनी बना पाना बड़ा मुश्किल है. द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम. बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं. एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए. एंड द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व, जो उसमें प्रोसीजर्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कंपनी बना सकते हो. एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज मोर कॉम्प्लेक्स. सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना बड़ा आसान था, पार्टनरशिप को बनाना बड़ा आसान था, बट कंपनी को बनाना बड़ा मुश्किल है. तो फॉर्मेशन कंपनी की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. लैक ऑफ सीक्रेसी. सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको अपने बिजनेस के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है. पार्टनरशिप में भी आपको अपने बिजनेस के सीक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं है, बट कंपनी को तो सारी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करवानी पड़ती है. कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं. कोई भी कंपनी के बारे में जानना चाहे वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है. तो कंपनी को अपनी सीक्रेसी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है. द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड टाइम टू टाइम
अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, कंपनी को वो इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। सच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक आल्सो, वो सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल होगी। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सीक्रेसी अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अगर आप चाहें कि हम सीक्रेसी मेंटेन करके रखेंगे तो कंपनी के अंदर सीक्रेसी मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को भी बतानी पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को भी अवेलेबल होती है, जिससे आप अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को मेंटेन नहीं कर सकते। देन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। अब सोल प्रोप्राइटर में ओनर ही बिजनेस को मैनेज करता था, पार्टनरशिप में पार्टनर बिजनेस को मैनेज करते थे, तो वो पर्सनल ध्यान देते थे बिजनेस की तरफ। बट यहां पर तो ओनरशिप तो शेयर होल्डर्स के हाथों में है, और जो मैनेज कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। तो इसलिए एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है। हो सकता है वो इतने ज्यादा एफर्ट्स ना करें जितना कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स कर रहे थे। मोरओवर इतना लार्ज स्केल कंपनी पे काम कर रही है, तो इसलिए हर एक एम्प्लॉय की तरफ भी पर्सनली ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट नहीं है जहां हम सभी की तरफ पर्सनल ध्यान दे सकते हैं, एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहेगा। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सिचुएशंस वेयर देयर इज अ लैक ऑफ एफर्ट। अब ओनरशिप अलग लोगों के हाथ में है, मैनेजमेंट अलग लोगों के हाथ में है, तो हो सकता है इतने ज्यादा एफर्ट्स ना करें। आप खुद सोच के देख सकते हैं, अगर आप बिजनेस के मालिक हैं तो आप ज्यादा एफर्ट्स करोगे, बट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आप इतने एफर्ट्स ना करो जो कि आप जब करते जब आप बिजनेस के ओनर होते। द लार्ज साइज ऑफ कंपनी फर्दर मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द ओनर्स एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉइज। इतने लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो हर एक एम्प्लॉइज के साथ, कस्टमर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ पर्सनल रिलेशंस मेंटेन कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर नहीं रहता, एक इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है। देन न्यूमरस रेगुलेशंस, ये बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी के लिए। बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, रिपोर्ट्स भेजना और डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, अलग अलग सर्टिफिकेट्स अलग अलग एजेंसी से लेना। तो कंपनी के अंदर रूल्स बहुत अप्लाई होते हैं, बड़ा मुश्किल है कंपनी को चलाना। सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा रूल्स नहीं थे, पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा रूल्स नहीं थे, बट कंपनीज में इतने रूल्स हैं जिनको फॉलो कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। A company is burdened with numerous restrictions in respect of audit. उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट का मतलब अकाउंट्स बन जाने का चेक करवाना है, वोट्स डलते हैं शेयर होल्डर्स के, उसके फॉर्मेलिटीज हैं, रिपोर्ट्स को फाइल करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, उसके अलावा अलग अलग एजेंसी से अलग अलग सर्टिफिकेट्स लेके आना। दिस रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। तो कंपनी फ्रीली बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकती, और उसमें कंपनी का बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ज्यादा मनी वेस्ट हो जाती है। तो कंपनी के अंदर बहुत रूल्स हैं, उनको फॉलो करने में कंपनी का बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कंपनी को मैनेज कर पाना। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर डिसीजन लेना था फटाफट से लिया जाएगा, पार्टनरशिप में भी डिसीजन कंपैरेटिवली जल्दी लिया जाता है, बट कंपनी के अंदर तो बड़े सारे लेवल्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट है, फिर मिडल मैनेजमेंट है, फिर लोअर मैनेजमेंट है। सपोज लोअर मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लेना है, वो मिडल वालों से पूछेंगे, मिडल वाले टॉप लेवल से पूछेंगे, टॉप लेवल वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछेंगे। तो इससे कंपनी के अंदर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे एक्शंस जनरली लेट हो जाते हैं। जितना जल्दी काम होना चाहिए था उतना जल्दी काम नहीं हो रहा, क्योंकि डिसीजन लेने के अंदर काफी सारे लेवल से अप्रूवल लेना पड़ रहा है, जिससे कि टाइम ज्यादा लग जाता है। तो कंपनीज आर मैनेज थ्रू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके टॉप मैनेजमेंट आएगी, मिडल मैनेजमेंट आएगी, लोअर मैनेजमेंट आएगी। तो इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, इतने सारे लेवल से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इससे इट नॉट ओनली कॉजेज डिले इन टेकिंग डिसीजंस बट आल्सो इन एक्टिंग अपॉन देम। तो डिसीजन लेने में भी टाइम लग जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर हमने जो काम करना है उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो कंपनी में जनरली एक्शंस दे गेट डिलेड because it takes a lot of time to take the decisions, because we need to take approval from various levels. Then oligarchic, एक होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब जब सभी लोगों के पास पावर हो। ओलिगार्किक का मतलब होता है कंट्रोल इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही लोगों के हाथों में कंट्रोल होना। कहने को कह देते हैं इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, सभी शेयर होल्डर्स मिलकर कंपनी में को चला रहे हैं, बट रियल लाइफ में शेयर होल्डर्स पूरे कंट्री के अंदर फैले हुए हैं। बहुत कम शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी की मीटिंग्स में आते हैं। तो बेसिकली जो पावर्स हैं वो कुछ एक डायरेक्टर्स हैं उन्हीं के हाथ में है।
तो मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो सही, बट डिसीजन मेकिंग जनरली डायरेक्टर्स के हाथों में ही रहती है। तो वेरी फ्यू पीपल दे आर टेकिंग डिसीजंस अबाउट द कंपनी। तो कहने को थ्योरेटिकली कागजों में कह सकते हैं कंपनी डेमोक्रेटिक है, बट रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन थ्योरी कंपनी इज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। थ्योरेटिकली आप कह सकते हो कंपनी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहां पर हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेकिन रियल लाइफ में बात करें द ओनर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। लेकिन रियल लाइफ में शेयर होल्डर्स का रोल बहुत कम है, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड ए वेरी स्मॉल परसेंटेज अटेंड द जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स पूरे देश में फैले हुए हैं, बहुत कम शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो कंपनी की मीटिंग्स में आते हैं। तो रियल लाइफ में डायरेक्टर्स वर्चुअली एंजॉय द राइट टू टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। इट लीड्स टू रूल बाय अ फ्यू। तो कुछ ही लोगों के हाथों में पावर है। अगर हम कहें कि सारे लोगों के हाथों में पावर है तो ऐसा नहीं है। कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक ना होके ओलिगार्किक मैनेजमेंट है। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट। कंपनीज को बड़े सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट पूरा करना है। कस्टमर कहता है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, एम्प्लॉइज कहता है सैलरीज ज्यादा दो, शेयर होल्डर्स कहते हैं डिविडेंड ज्यादा दो। तो जितने अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं सभी की कंपनी से एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर इन स्टेक होल्डर्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। So there may be conflict of interest among various stakeholders। कंपनी में बड़े सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बीच में जनरली कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। द एम्प्लॉइज में भी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज। एम्प्लॉइज कह रहे हैं हमें सैलरीज ज्यादा दो, कंज्यूमर्स कह रहे हैं हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दो कम प्राइस पे, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं हमें ज्यादा डिविडेंड्स दो। These demands pose problems in managing the company। तो जिसकी वजह से मैनेजमेंट के लिए कंपनी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों के डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं। सभी इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाना कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनी में जनरली कन्फ्लिक्ट्स अराइज रहते हैं अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी अगर आपको बिजनेस को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लेके जाना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है, आपको कंपनी ही बनानी पड़ेगी। कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके अलावा रियल लाइफ में कंपनी को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाए जाते हैं, वो एक बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएगा, हम उसमें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ट्राई कीजिए इसके नोट्स साथ के साथ बनाने की और साथ के साथ लर्न करने की, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।